वेलकम टू द बायोलॉजिकली। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत शानदार वीडियो के साथ में हूं और आज मैं आप लोगों के सामने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11th का हर एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। एक एक करके हम हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कि मोर क्लियर हो सके। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है आप आइए सीखिए और अच्छे तरीके से अपने नीट की रैंकिंग को एनहेंस करिए कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स बना सकते हैं और कितने तरीके से आप अपने नेगेटिव मार्किंग को बचा सकते हैं। तो इस तरीके पर हम टॉपिक वाइज वीडियोस बना के हम सारी चीज़ों को आगे चालू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रिशन, बेसिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन। और बेसिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन में मैं आज आपको बताऊंगा कि वो मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, उन मिनरल्स के बारे में आज हम इन सारी चीज़ों के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक बहुत बेहतरीन वंडरफुल सेशन जिसका नाम है सफलता बैच। के अंदर की एक वीडियोस को हमें स्टार्ट करना है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर जब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो न्यूट्रिशन के अंदर अपन सबसे पहले हम एक बात पढ़ते हैं, हम एक बात सीखते हैं जिसका नाम होता है न्यूट्रिशन। जिसका नाम क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब सर सवाल ये खड़ा हुआ कि आप न्यूट्रिशन से क्या बताना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द न्यूट्रिशन। जनरली सिर्फ आपको बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं पढ़नी, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि भाई हमको ग्रोथ करने के लिए, अब वो मेंटल ग्रोथ हो सकती है, फिजिकल ग्रोथ हो सकती है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो सकती है, बिहेवियरली ग्रोथ हो सकती है, किसी भी तरह की ग्रोथ हो सकती है। तो आपको सारी चीज़ों को एनहेंस करने के लिए, सारी चीज़ों को खाने के लिए, अपने ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए आपको फूड की ज़रूरत होती है। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? फूड हमको क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी होगी कि साहब फूड हमको क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। और फिर हम इस फूड को वेरियस फिजिकल पर्पसेस और द साइकोलॉजिकल पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? फिजिकल पर्पसेस और साइकोलॉजिकल पर्पसेस के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज़। अब देखिए सर, समझ में आया यहाँ तक बात? तो सर आपने हमको बताया कि न्यूट्रिशन होता है, ठीक है सर, हमने आपको बता दिया कि बेटा क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन इज ऑफ द टू टाइप्स। दो तरह का न्यूट्रिशन हमारे पास में मौजूद है। सबसे पहला जो न्यूट्रिशन हमारे पास मौजूद है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए भाई, इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से रखिएगा कि सब मैं क्या क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो, मैक्रो थोड़ा सा लार्ज के लिए आ जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैक्रो थोड़ा सा लार्ज के लिए आ जाता है और माइक्रो जो है वो थोड़ा सा कम के लिए यहाँ पर हमारे पास में पूछा जाता है। तो मैक्रो से थोड़ा सा मच फाइन की उम्मीद आप कर सकते हैं कि भाई मच फाइन की उम्मीद आप कर सकते हैं। और आपका माइक्रो से आप समझ सकते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट में, लेकिन चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखना, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट के अंदर, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट के अंदर। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि आखिरकार मैं एक्चुअली आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इस जगह से। तो देखिए, अब जनरली अगर मैं चालू करता हूँ आपके पास एक चीज़ मैं चालू करता हूँ, तो देखिए सारी चीज़ें अगर हम समझें इस जगह से, तो सर आपने मुझसे पूछा कि सर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो देखो, मैंने बताया कि जो लार्ज रिक्वायरमेंट चाहते हैं, जो क्या चाहते हैं? लार्ज रिक्वायरमेंट चाहते हैं हमारी बॉडी में, एक स्पेसिफिक अमाउंट से आना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाई आप जितना लेंगे उतना हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन एक्सेसिव सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। आगे डिस्कस करना है कि आखिरकार कौन सी चीज़ें हैं। दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है कि भाई न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, लेकिन किस क्वांटिटी में चाहिए? स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा, पहली चीज। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जनरली जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, प्रोटीन आता है एंड देन फाइबर आता है। ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फैट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर्स यानी रफेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो रेशियो होते हैं रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो रेशियो होते हैं, उन रेशियोज को अपन क्या बोलते हैं? फाइबर्स के टुकड़े बोलते हैं। और माइक्रो के अंदर क्या आ जाता है कि भाई देखो, ये किसी भी तरह का एनर्जी यील्डिंग नहीं है। आप इन तीनों से आप एटीपी फॉर्म्ड करते हैं, आपको एटीपी मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन मिनरल को इस्तेमाल करने से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। मिनरल्स और वाइटामिन दोनों ही ये काम करते हैं किस बेसिस पर? प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। ये बात ध्यान रखना, किस प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं? प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। प्रिवेंटिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिवेंटेड प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, प्रिवेंटेड प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और प्रिवेंटेड प्रिंसिपल का क्या मतलब है? प्रिवेंटेड प्रिंसिपल का मतलब है कि भाई ये सबसे पहला मिनरल हो गया, दूसरा वाला आपका विटामिन हो गया। यहां तक बात समझ में आ जाती है। अब देखो, आपने मुझसे पूछा कि सर एक बात ये बताइए कि ये जो आ रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, प्रोटीन आ गई, वाटर आ गया। तो एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू ए यूएसडीएस के जरिए से, ठीक है, यूएसडीएस के जरिए से ये बात साबित है कि भाई वाटर जो है वो आपका किसके अंदर है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर है। लेकिन एक
संस्था जो इन सारी चीज़ों को चलाती है जिसका नाम है यूनिसेफ, यूनिसेफ ने इस चीज़ को नहीं बताया कि वाटर आपका किसके अंदर है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर है या नहीं है। यूनिसेफ इस चीज़ के लिए नहीं कहता। तो आपको अपने दिमाग में इस चीज़ को बरकरार रखना होगा, समझना होगा कि हम ये डिबेटेबल पॉइंट है, हम इसको नहीं समझेंगे। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं रफेज की। अगर अपन बात करते हैं तो देखो सबसे पहले अगर रफेज का मैं तुमको काम बताऊं तो रफेज क्या काम करती है कि बबल मूवमेंट में मदद करती है, हेल्प्स इन बबल मूवमेंट, हेल्प्स इन बबल मूवमेंट, बबल मूवमेंट, बबल मूवमेंट, हेल्प्स इन बबल मूवमेंट। तो एक चीज़ अगर मैं तुम्हें जनरली तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि भाई बबल मूवमेंट से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द बबल मूवमेंट, बबल मूवमेंट से क्या मतलब है। तो देखो भाई बबल मूवमेंट से क्या मतलब है, ये हमारी गट है, इस चीज़ को ज़रा दिमाग में रखो ज़रा थोड़ा सा, ठीक है। मैं उसको थोड़ा रफ हो गया वो, मैं दोबारा लिखता हूँ उसको, ठीक है भाई। तो हेल्प्स इन बबल मूवमेंट, हेल्प्स इन बबल मूवमेंट किसके अंदर मदद करती है, बबल मूवमेंट के अंदर वहां पर मदद कर देती है, बबल मूवमेंट के अंदर मदद कर देती है। अच्छा बबल मूवमेंट के अंदर किस तरीके से करती है कि भाई ये हमारी गट है, ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका मूवमेंट करवाती है, इसका मूवमेंट करवाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है, जिसकी वजह से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल क्या काम करता है, आगे की तरफ एनल कैनाल की तरफ यानी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब एक सवाल खड़ा हुआ कि सर ये रफेज, ये तो हो गया बबल मूवमेंट का काम उस जगह से करती है, तो और क्या बीमारी क्या 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 मदद करती है ये हमारी उस जगह पे। तो देखो मदद क्या करती है, मैं अगर जनरली तुमको बताऊं तो मदद करती है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अगर उस इंसान की जो वेस्ट मटेरियल है, जो उसका वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा तो उसको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, इट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से ये मदद करती है यहाँ पे। अच्छा सोर्स क्या होगा इसका, ये सारी चीजें देखो भाई इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये सारी चीजों को समझने के लिए ना आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। मैं एक एक चीज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आपका रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअली अपने खाने के अंदर लेनी होंगी कि सब क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अब उसके बाद आ जाता है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो क्या करते हैं, एनर्जी को यील्ड करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। तो सबसे पहला भाई आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इससे एनर्जी पैदा होती है। दूसरा हो जाता है फैट और तीसरा हो जाता है प्रोटीन। यही तीन ऐसे हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो इसी को प्रोड्यूस करता है ये। अच्छा एक चीज़ अगर मैं जनरली तुम लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ कि भाई ये एनर्जी तो आ रही है कि भाई कितनी एनर्जी निकालता है। तो देखो नॉर्मली एक मेल को अप्रॉक्सीमेटली 2600 किलो कैलोरी आपको पर डे चाहिए होती है एक मेल्स का, क्योंकि मेल्स में और फीमेल्स के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली दोनों के कंपैरिजन में क्या है भाई थोड़ा सा मेटाबॉलिक सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। चेंजेस का मतलब ये नहीं कि भाई मेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक सिस्टम अलग है, फीमेल के अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम अलग है। चेंजेस का मतलब यहाँ पर यह है कि थोड़ा कम रहता है, उस वजह से यहाँ पर जो फीमेल की रिक्वायरमेंट रहती है वो 2200 किलो कैलोरी पर डे की रहती है, 2200 किलो कैलोरी पर डे की रहती है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में एकदम एक्चुअलिटी में बिठा कर रखिए, क्योंकि वह यहाँ पर हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो डायरेक्टली नीट में आपसे क्वेश्चंस बना के पूछ ली जाती हैं और आपको पता तक नहीं होता है कि आखिरकार हम किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो एक हेडिंग हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है बॉडी प्रेफरेंसेस। बॉडी प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है, देखो भाई बॉडी प्रेफरेंसेस का मतलब है कि किस तरीके से हमारी बॉडी सबसे पहले एनर्जी किससे हासिल करती है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी जो एनर्जी हासिल करती है वो कार्ब से करती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से करती है, देन फैट से करती है, उसके बाद विटामिन से करती है। यही वजह है कि जब किसी भी इंसान को फैट लॉस करना हो, इफ दे वांट टू लॉस द फैट, अगर वो फैट को लॉस करना चाहता है तो डॉक्टर उसका क्या काम करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर देते हैं, जिससे बॉडी एनर्जी किससे लेना चालू कर जाती है, फैट से बॉडी एनर्जी लेना चालू कर जाती है। और कुछ ही समय में वो जो फैट क्या होता है वहां पर बर्न होने लगता है और इंसान का वेट कम हो जाता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो एनर्जी ली जाती है सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट से ली जाती है, फिर फैट से ली जाती है, देन प्रोटीन से ली जाती है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो भाई अब डॉक्टर ने कहा कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट को लेना बंद कर दिया, उसने कार्बोहाइड्रेट लेना बंद किया, फैट सारा उतर गया, लेकिन अब भी वो वही स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी मसल्स मास के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए।
तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले बॉडी कौन सी चीज़ को लेगी, कार्बोहाइड्रेट को लेगी, ठीक है भाई, सबसे पहले किसको लेगी, कार्बोहाइड्रेट को लेगी, उसके बाद देन फैट को लेगी, और फैट के बाद भाई आपका किसको लेगी, प्रोटीन को लेगी। यही वो स्टेज है जहां पर हमारी मसल्स बिल्कुल एकदम सूखने पर आ जाती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे किसी ना किसी चीज़ के अंदर, यानी वाइटामिन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैट, आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड देन प्रोटीन। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है। अच्छा, आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर एक बात बताइए कि अगर मैं 1 ग्राम कार्ब ले लूं, मैं 1 ग्राम कार्ब ले लूं, ठीक है, मैंने 1 ग्राम कार्ब ले लिए, तो ये 1 ग्राम कार्ब कितनी एनर्जी जनरेट करेगी, हाउ द एनर्जी इज जनरेट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद आ जाता है जिसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू अपन अगर बात बताएं कैलोरीफिक वैल्यू की, तो देखो एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। मैं एक नई शीट लेने जा रहा हूँ, एक नई स्क्रीन में लेने के लिए जा रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ एक्चुअली कि क्या चीज़ होती है। देखो एक चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है भाई, देखो एक चीज़ होती है हमारे पास बॉम्ब कैलोरी मीटर, ठीक है। तो आपका सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई 1 ग्राम सब्सटेंस में, 1 ग्राम सब्सटेंस में अब वो कोई भी हो कितनी एनर्जी जनरेट होगी, कितनी एनर्जी जनरेट होगी। तो देखो 1 ग्राम सब्सटेंस, वो 1 ग्राम कार्ब हो सकती हैं, वो 1 ग्राम कार्ब हो सकती हैं, वो 1 ग्राम फैट हो सकता है, वो 1 ग्राम आपका प्रोटीन हो सकता है। तो कितनी एनर्जी जनरेट होगी। इसके अलावा तो भाई इस चैप्टर में हमारे पास कोई है ही नहीं, क्योंकि यही कैसे हैं, एनर्जी ईल्डिंग है, इन्हीं के जरिए से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा किसी के जरिए से एनर्जी प्रोड्यूस होती नहीं है। तो देखो एक मीटर होता है जिसका नाम है बॉम्ब कैलोरी मीटर। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बॉम्ब कैलोरी मीटर, जिसका क्या नाम है, बॉम्ब कैलोरी मीटर, बॉम्ब कैलोरी मीटर। इसके अंदर क्या करते हैं, 1 ग्राम ऑफ दी सब्सटेंस आपने इसके अंदर डाल दिया। 1 ग्राम ऑफ दी सब्सटेंस डालने के बाद जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोल देंगे, उसकी क्या बोल देंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोल देंगे। तो फिर दोबारा सुन लीजिए कि 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करने पे किसके अंदर, बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर। इस चीज को थोड़ा सा जरा अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा भाई कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर की बात कर रहा हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म ऑफ द बॉम्ब कैलोरी मीटर। ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई यहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर अभी क्या होगा कि 1 ग्राम सब्सटेंस को बनाने में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी हम उसको क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर एक चीज ये बताइए कि आखिरकार जो हम बात कर रहे हैं उस जगह से, तो उस बात पर क्या मामला आप बताना चाह रहे हैं, उस जगह से आप हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या दर्श देना चाह रहे हैं। तो देखिए जनरली अगर हम आपको एक बात बताते हैं कि भाई देखो बॉम्ब कैलोरी मीटर की अगर हमने आपको बात बता दी कि 1 ग्राम के अंदर जितनी एनर्जी यूज करेगा हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे आपका कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो देखो कैलोरीफिक वैल्यू अगर जनरली हम आपके साथ में डिस्कस करने के लिए आ जाएं कि भाई जनरली डिस्कस करने में कितनी कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी, क्या क्या रहेगा, क्या क्या इश्यूज वहां पे क्रिएटेड रहेंगे, ठीक है, तो वो मैं अब आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो देखो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं कार्ब्स की, कि कार्ब्स की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। अगर मैं बात करता हूं प्रोटीन की, कि प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। अगर मैं बात करता हूं किसकी, फैट की, कि फैट की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। तो देखो जो आपका कार्ब की कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम होगी, पर 1 ग्राम होगी, ठीक है। प्रोटीन की क्या होगी भाई, आपका प्रोटीन की होगी 5.56 किलो कैलोरी पर ग्राम होगी, फैट की 9.51 किलो कैलोरी पर ग्राम होगी, ठीक है। तो एक चीज मैं जनरली अगर आपको बताने की कोशिश करूं कि देखिए कार्बोहाइड्रेट का दुगना कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझसे आके पूछते हैं भैया साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या चीज होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द साइकोलॉजिकल वैल्यू। आप साइकोलॉजिकल वैल्यू से क्या समझते हैं। तो देखो बेटा जब कभी भी क्या होता है कि हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी जाती है, और जब कभी भी सेल्स के अंदर एनर्जी हमारे जाती है तो एनर्जी जाने में ना कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल एनर्जी जो सेल को मिलती है 1 कार्ब से, 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम फैट से, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू हम वहां पर उसको बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। तो आप फिर दोबारा से सवाल खड़ा हो गया कि भाई कार्ब को जलाने पे कितनी मिलेगी, तो 4.0 किलो कैलोरी
किलो कैलोरी पर ग्राम मिलेगी, किलो कैलोरी पर ग्राम मिलेगी। उसके बाद अगर प्रोटीन की बात अगर मैं कर दूं, यहाँ पे अगर मैं प्रोटीन की बात कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम यहाँ पर हमको मिलेगी। और अगर मैं फैट की बात करूं तो फैट आपका 9 किलो कैलोरी पर ग्राम हमको मिलेगी कि एक ग्राम के अंदर इतनी कैलोरी है भाई हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भाई अगर आपसे कोई भी आदमी आता है और आकर जनरली सिर्फ एक बात पूछता है कि हाँ भाई एक बात बताओ जरा जल्दी से कि भाई कैलोरिफिक वैल्यू क्या, कि 1 ग्राम सब्सटेंस को बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर जलाने पे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको आप नाम आपका कैलोरिफिक वैल्यू बोलते हैं, और 1 ग्राम सब्सटेंस को बॉडी के अंदर सेल के अंदर जाने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज यहाँ पर एक्चुअली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो अगर मैं जनरली तुम लोगों को एक चीज दिखाने की कोशिश करूं तो मैं तुमको जनरली क्या बताऊंगा कि भाई ये हमारे पास क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू है। और दूसरा हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। तो कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे, कैलोरीफिक वैल्यू से। ये बात ध्यान, फिजियोलॉजिकल वैल्यू से, ये बात ध्यान रखना कि किससे ज़्यादा होगी, फिजियोलॉजिकल वैल्यू से। मैं समझता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो रही होंगी कि आखिरकार मैं क्या बताना चाहता हूँ। देन आफ्टर हम बात करते हैं किसकी, ये मैंने देखिए यहाँ पर ये मैंने पीछे से मेंशन कर रखा है कि भाई हमारे पास कार्ब की इतनी एनर्जी होती है, कार्ब की इतनी एनर्जी होती है, प्रोटीन की हमारे पास 5.56 किलो होती है, फैट की 4.9 होती है, और एक्चुअल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अगर आपको इसको लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में कि भाई आपका फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या होती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे कि रिलीज ऑन दी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इनटू द बॉडी। सेल के जरिए इस्तेमाल की गई 1 ग्राम में जितनी एनर्जी निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। तो कितनी होती है, 4.0 होती है कार्ब की, 4.1 प्रोटीन की, 9.0 फैट की। तो यहाँ तक आपको इन सारी चीज़ों को समझना है। अब देखो, अब बात आ जाती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि भाई जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो हमको क्या चाहिए, जिनको हमको चाहिए कि भाई जो हमारी बॉडी के अंदर एक पर्याप्त अमाउंट में रहें, किसके अंदर रहें, एक पर्याप्त अमाउंट में रहें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं होने चाहिए, माइक्रो एलिमेंट्स जिसको बोला जाता है। तो माइक्रो एलिमेंट्स में हमने 2 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने की सोचा है। तो सबसे पहली चीज़ हमारा आ जाता है वाइटामिन्स, सबसे पहला हमारा आ जाता है वाइटामिन्स, और दूसरा हमारा आ जाता है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स। वाइटामिन्स के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना के, एक ही वीडियो 1 शॉट में हम विटामिन को खत्म करेंगे, लेकिन अब उससे पहले अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स की बात यहाँ पर आ जाती है। तो देखो सबसे पहले अब मिनरल्स क्या होता है, मैक्रो मिनरल्स में भी 2 पार्ट्स हैं, आप इधर देखिए। ठीक है, मिनरल्स के अंदर भी क्या है, 2 पार्ट्स हैं। इन मिनरल्स को भी हम लोगों ने क्या काम किया है, 2 पार्ट्स के अंदर तोड़ा है। एक तो मैक्रो एलिमेंट्स किसके अंदर, एक तो मैक्रो के अंदर और दूसरा माइक्रो के अंदर। फर्स्ट वन इज द मैक्रो एंड सेकंड वन इज द माइक्रो। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि फर्स्ट वन इज द मैक्रो एंड सेकंड वन इज द माइक्रो। तो मैक्रो के अंदर कौन कौन सा आता है, आपका सोडियम आ जाता है, आपका पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, फॉस्फोरस आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है। अब देखो माइक्रो में फिर वही वाली बात आ जाएगी, मैक्रो वो के 100 ग्राम से ज्यादा चाहिए पर डे पे, ठीक है, और माइक्रो वो के जो 100 ग्राम से कम चाहिए पर डे पे। तो ये चीज आपको अपने दिमाग के अंदर एक्चुअली सेटल्ड करनी है कि आखिरकार हम आपको क्या बात बता रहे हैं। मैक्रो हमेशा एक दिन में ज्यादा क्वांटिटी होगी और माइक्रो हमेशा एक दिन के अंदर कम क्वांटिटी होगी। इनके पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है कि कुछ टीचर्स आते हैं बताते हैं कि भाई बड़ा पार्टिकल होगा या छोटा पार्टिकल होगा। इस तरीके से आपको अपने दिमाग में एक एक चीज को सुनना है, देखना है, समझाना है कि आखिरकार एक्चुअलिटी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब सबसे पहले अगर हम मैक्रो एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोडियम। ठीक है, देखो ये एक्चुअली थोड़ा सा ये एकदम याद करने वाला टॉपिक है कि भाई सोडियम क्या काम करता है, नर्व इंपल्स कंडक्शन कराता है। नर्व इंपल्स कंडक्शन क्या होती है कि भाई देखो जो हमारी न्यूरॉन्स होती है ना, उन न्यूरॉन्स के अंदर एक करंट जाता है, उन करंट का कंडक्शन कराता है कौन सा, सोडियम। अगर सोडियम वहां पर नहीं होगा तो नर्व इंपल्स कंडक्शन नहीं होगा, बॉडी पैरालाइज्ड वहां पर हो जाएगी। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है। द सोडियम आर हेल्प्स इन द फॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के तौर पर ही बहुत ज्यादा मदद करता है। मतलब क्या काम करता है भाई कि ये फ्लूइड्स में एक्चुअली बीच में फ्लूइड्स भरने के काम में आता है उस जगह से। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई क्या क्या काम किस किस जगह पर हो रहे हैं। अच्छा, अगर जनरली मैं आपको आगे बात बताने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आगे देखो प्रिंसिपल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये भी नर्व इंपल्स। पोटेशियम क्या काम करता है, नर्व इंपल्स का काम करता है। यही तो वजह होती है ना कि इनको पीरियडिक टेबल में एक साथ लिखा जाता है। एक साथ लिखने का मकसद यहाँ पर ये आ जाता है कि जब ये लोग एक साथ लिखते हैं ना इसको, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें समझ जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये हो गया,
ठीक है। तो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करा के चलता है। अब भाई देखो, कैल्शियम हमारी बोन्स को बनाने में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करता है, मसल्स का कंट्रक्शन करता है, क्योंकि हर एक प्रोटीन के अंदर कैल्शियम हो सकता है कि वहां पर पाया जाए, बहुत सारे प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। नर्व इंपल्स कंडक्शन करता है। नर्व इंपल्स कंडक्शन का मतलब क्या, कि दोबारा से भी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी अगर इन सारे मिनरल्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मेशन करता है किसका, हमारे टीथ का और हमारी बोन्स का, द फॉर्मेशन ऑफ आर टीथ एंड आर बोन्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में फैक्टर 4th है कैल्शियम। अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो भाई आपका ब्लड क्लॉटिंग किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके से एक्चुअली वहां पर नहीं हो पाएगी। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, फोस्फोरस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ दी बोन एंड दी टीथ। देखो भाई, बोन और टीथ का मेन कंपोनेंट है, फोस्फोरस आर दी मेन कंपोनेंट ऑफ दी बोन एंड दी टीथ। देखो, मैं ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करा रहा हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी डिस्कस कराने का एक मकसद ये है सबसे बड़ा, क्योंकि हमको बहुत जल्दी से सारी चीजों को कवर करना है, बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम टू डिस्कस ईच एंड दी एवरीथिंग और सेवरल्स ऑफ द टाइम। ये बात मैं मानता हूं कि आप एक किताब को एक दफा पढ़ते हो, 4 किताबों को 4 दफा पढ़ लेते, एक किताब को 4 दफा पढ़ते हो, 4 किताबों को 4 दफा पढ़ेंगे, वो इक्वालिटी के अंदर मामला नहीं आ पाते हैं। फिर भी वो किताब को 4 दफा पढ़ना ज्यादा भारी पड़ जाता है, वरना इस वक्त 4 किताबों को अलग अलग पढ़ना। लेकिन क्या करें, टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, और मरता क्या ना करता। मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए सरकार, क्योंकि पता है क्या चीज है, आप लोग अभी काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अभी काम नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं होगा, और भविष्य के लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग कर कर रखनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि नीट 2 मई में ही हो रहा है, मैं ये वाली बात कहता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ द मई के अंदर ही नीट हो जाएगा। लेकिन 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 आपको इस चीज को दिमाग में रखना होगा कि भाई हमारा जो सिलेबस है वो तकरीबन 1 महीने पहले हमारा सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो जाए। यहां मैं पूरे तरीके से सपोर्ट करने के लिए आपको बैठा हूं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा। खैर बहरहाल, बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अंदर किसके अंदर होता है, डीएनए और आरएनए के अंदर भी फॉस्फोरस पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए से क्या मतलब है कि भाई देखो, जो डीएनए के अंदर हमारा फॉस्फेट की शक्ल में, ये डीएनए के अंदर किस शक्ल में पाया जाता है, फॉस्फेट की शक्ल में पाए जाते हैं। किसकी शक्ल में पाए जाते हैं, फॉस्फेट की शक्ल में डीएनए के अंदर वहां पर एक्चुअली पूरा का पूरा पाया जाता है उस जगह से। अगर जनरली हम फिर दोबारा से बात करें कि भाई मैग्नीशियम आ गया, तो देखो भाई इन सारी चीजों को तुमको जनरली याद करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम को फैक्टर है एंजाइम के लिए। को फैक्टर क्या, कि किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ये बात ध्यान रखना। और देखो, ये जो डीएनए की यूनिट्स बनते हैं ना, ये जो डीएनए की यूनिट्स बनते हैं, जिसमें बनाते हैं 20s एज आरएनए, 70s एज आरएनए, इन 2 यूनिट को जोड़ने में काम करता है। कौन काम करता है भाई, मैग्नीशियम इन 2 यूनिट को जोड़ने के अंदर बीच में एक्चुअली पूरा का पूरा काम उस जगह से करता है। अगर सल्फर की बात करें हम, तो देखो सल्फर क्या काम करता है, सल्फर मीथियोनीन, ठीक है, मीथियोनीन और सिस्टीन 2 अमीनो एसिड्स हैं, दोनों को क्या काम करता है भाई, मीथियोनिन और सिस्टीन दोनों को एक कंपोनेंट है, मतलब मीथियोनिन और सिस्टीन दोनों इससे मिलकर बने हैं, ये बात ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, इंसुलिन हार्मोन का। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं 3-4 स्टार यहां पर मार रहा हूं, और आप लोगों को हर एक चीज यहां पर समझनी होगी कि आखिरकार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए, अगर अपन आयरन की बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट में आयरन आ जाता है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अंदर। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगी तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, ये जो वर्ड बना है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन, तो ये 2 अल्फाजों से मिलकर बना है। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास हीम, ठीक है, और दूसरा आ जाता है ग्लोबिन्स, ठीक है। तो देखो, हीम का मतलब हो जाता है हमारे पास Fe यानी आयरन, ये बात ध्यान रखना। फिर फॉस्फोरस की बात आ जाती है। फॉस्फोरस जो है फिर वो बोन और टीथ के अंदर काम करता है, डीएनए को बनाता है, ठीक है, डीएनए को बनाने में काम करता है। क्यों करता है डीएनए को बनाने में काम, क्योंकि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका डीएनए का। किस तरीके से डीएनए बनता है, डीएनए इसी तरीके से तो बनता है ना कि भाई ये डीएनए है, भाई ये डीएनए है हमारे पास, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजीनस बेस हो जाएगा, नाइट्रोजीनस बेस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। यही तो डीएनए आ जाता है भाई एक्चुअली में क्लियरेट करके, ठीक है। देखो, वो सारी चीजें आप में जो स्लाइड पर उतार रहा हूँ वो आप उतारे नहीं उतारे, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पूरी की पूरी स्लाइड को अपनी कॉपी पर मेंशन करें, इस टॉपिक को हर एक तरीके से बेहतरीन तरीके से लाइक दें, शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आगे तक इंफॉर्मेशन मैं आपको पहुंचाता रहूं, मेरा हौसले, मेरे जज्बे बढ़ते रहें, ताकि मैं इसी तरीके से अपनी ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को सर्व करता रहूं, देश की सेवा करता रहूं, देश के आगे झुकता रहूं, और बताता रहूं लोगों को कि एक्चुअली में किस तरीके से देश की सेवा होती है। एक
सेवा देश की, इस तरीके से भी मैं करना चाहता हूँ। खैर वो एक मसला हमारे साथ में अलग है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। देखो थायराइड हार्मोन बनाता है, आयोडीन क्या काम करता है, थायराइड हार्मोन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाता है, ठीक है। यही वजह होती है कि हिमाचल की तरफ जो है ना वहाँ पर ऑक्सीजन का वो आयोडीन कम पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका थायराइड ग्लैंड अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम घेंगाब यानी ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। तो ग्वाइटर का लिए भी काम करता है ये। अच्छा, अगर अगली बात करें हम तो जो जिंक है वो को फैक्टर, भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात है ना। को फैक्टर को एंजाइम है किसके लिए, आपका एनहाइड्रेस के लिए, ये बात ध्यान रखना, किसके लिए, एनहाइड्रेस के लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, फास्टेस्ट आयरन है हमारी बॉडी की, इट इज़ द फास्टेस्ट आयरन ऑफ आर बॉडी। ये चीज़ आप अपने दिमाग में एक्चुअली बिठा कर रखिएगा कि भाई ये क्या है, फास्टेस्ट आयरन है किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि आखिरकार मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, अगर जनरली हम बात करते हैं तो जनरली अगर हमने किसी चीज़ की बात करी, क्लोरीन की बात करी, तो इंटरस्टिशियल टिशियल फ्लूइड का क्या काम करती है, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ पर बनाकर तैयार कर देती है उस जगह से। फॉर्मेशन क्या काम करती है, HCl बनाती है, एसिड बेस बैलेंस बनाता है, समझ में बात क्या बनाती है, HCl बनाती है, एसिड्स बेस और बैलेंस बनाता है, ठीक है। क्या काम करती है क्लोरीन भाई, HCl का फॉर्मेशन कर देती है, H के साथ मिलकर Cl मिला, ठीक है, एसिड बेसिस को मॉडरेट करती है जगह पे। फिर आ जाता है कोबाल्ट आ जाता है विटामिन B12 का मेन कंपोनेंट है। विटामिन B12 किस नाम से जाना था, साइक्लो कोअबैलामिन, ठीक है, साइक्लोकोअबैलामिन मतलब कोबाल्ट इसके अंदर पाया जा रहा है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। और जब विटामिन B12 की कमी होती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, पर्नीशियस एनीमिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर, विटामिन B12 के अंदर, जब हम विटामिन B12 नामक पूरा का पूरा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात मैं समझता हूँ कि समझ में आ रही होगी आप लोगों की एक एक चीज़। अब देखिए, अगर सेलेनियम की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं कि फर्टिलिटी को बरकरार रखते हैं और फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर से फ्री जो रेडिकल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्री रेडिकल्स को। इंपॉर्टेंट होते हैं मेल फर्टिलिटी के लिए। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी मेल फर्टिलिटी पर एक गहरा असर वहां पर उस जगह से पड़ सकता है। और देखो फ्लोरीन क्या काम करता है कि भाई जो हमारा इनेमेल है जो हमारा मतलब ये जो दांत वाला हिस्सा है हमारे पास, ये जो दांत वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो दांत वाला हिस्सा है हमारे पास, ये जो इनेमल है हमारा, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो कहा जाता है, उसके अंदर फास्फोरस से मिलकर बना हुआ, उस जगह से बना हुआ होता है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। और जिस वक्त फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोराइड ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, फ्लोरोसिस हम वहाँ पर उसको कहने लगते हैं। ये बात ध्यान रखना। और फ्लोरोसिस क्या काम करता है, स्टनिंग ऑफ द टीथ, मतलब वहाँ पर जम जाता है और दांतों के अंदर क्या काम कर देता है, पीलापन ला देता है। स्टनिंग ऑफ द टीथ को स्टन करता है, स्टनिंग ऑफ द टीथ करता है। और दूसरा स्लैश मलिंग ऑफ द टीथ, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ सेवल कंडीशन में दांत झड़ भी जाए, मलिंग ऑफ दी टीथ, ये बात ध्यान रखना। देखो मैंने सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड ही रखी हैं, लेकिन एनसीईआरटी से अलग हटके भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट हम इन सारी चीज़ों को याद करने की ट्रिक हम एक लिख लेते हैं। तो देखो हम आपको एक जनरली बात बता दें। देखो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक जो स्टार्ट होती है मैक्रो एलिमेंट्स के लिए, वो क्या है, हमारे पास CA नाना पार्टिकर इज स्कॉल्डेड यानी एग्रेसिव होता है, स्कॉल्डेड मैजिस्ट्रेट इन किसान केस, कि भाई किसान केस के अंदर क्या होता है, नाना पाटेकर को एक्चुअली पूरा का पूरा स्कॉल्डेड मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में वहाँ पर रखेंगे। देखो अगर नाना से अगर अपन बात को देखें, ठीक है, नाना की अगर अपन बात को देखें तो नाना का क्या होगा भाई, नाना का होगा आपका सोडियम। नाना का क्या होगा, सोडियम। तो N से क्या लिया जाएगा, सोडियम लिया जाएगा। यहाँ पे N से क्या लिया जाएगा, Na से सोडियम, ठीक है। मैक्रो एलिमेंट की ट्रिक बता रहा हूं सर, ये बात ध्यान रखना। पार्टिकल से आपको लिया जाएगा आपका P, यानी P से अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस बोल देंगे। यहाँ पे क्या बोल देंगे, फॉस्फोरस बोल देंगे उस जगह से, ठीक है। ये दोनों वर्ड यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है स्कॉल्डेड का S लेंगे, यानी सल्फर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, फिर हम लेंगे मैजिस्ट्रेट का Mg का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर,
मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। और इन किसान केस का इनका कोई मतलब नहीं, किसान से हमारे पास के आ जाएगा, यानी के का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, के का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। और सी से क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, इस जगह पे सी से हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम, सी से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम। तो एक बेहतरीन सी ट्रिक थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने बताया आपको। तो इस ट्रिक का मतलब क्या है कि नाना पाटेकर इज स्कॉल्डेड मजिस्ट्रेट, मतलब नाना पाटेकर जो है बहुत ज्यादा स्कॉल्डेड मजिस्ट्रेट थे, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे किसान केस के अंदर, जो 2017 के अंदर हुआ था। काफी मशहूर है, आपने सुना हो, नहीं भी सुना हो तो इस चीज को ध्यान रखना कि 2017 में एक केस हुआ था जिसमें नाना पाटेकर बहुत ज्यादा स्कॉल्डेड हुए थे, ठीक है। वहीं से हम क्या सीखेंगे, मैक्रो एलिमेंट्स की ट्रिक सीखेंगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों की समझ में आ रही होगी। नाना पाटेकर इज स्कॉल्डेड मजिस्ट्रेट, स्कॉल्डेड का मतलब एग्रेसिव, तो नाना से सोडियम, पाटेकर से फॉस्फोरस, स्कॉल्डेड से सल्फर, मैग्नीशियम से मजिस्ट्रेट से मैग्नीशियम, और किसान से भाई आपका पोटेशियम, और केस से कैल्शियम। मैं समझता हूं कि यहां तक आप लोगों की बात एक्चुअली समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर जनरली हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में, तो आप अगर माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में अगर आप बात करें तो क्या काम करेंगे, देखिए माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में आप बात करेंगे, क्लोरीन, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं, कॉपर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है फ्लोरीन, आयरन, आयोडीन, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आ जाता है आपका मोलेब्डेनम, और मोलेब्डेनम के बाद आ जाता है आपका सेलेनियम, और सेलेनियम के बाद आ जाता है आपका जिंक। आप इसी पीरियड में अगर इसको याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए कि आखिरकार मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इसी के साथ साथ ये लेक्चर खत्म होता है। और जनरली हम आपको अगर एक चीज़ मैं ये बताऊँ कि भाई इस तरीके की ट्रिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमारे दिमाग में स्टेबल नहीं हो पाती, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रिक्स हैं, अगर आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं। और हर एक चीज को मैंने यहाँ पे क्रिएट और क्लियर किया है। आप पीपीटी के नोट्स जरूर बनाते रहिए ताकि आपके हर एक चीज समझ में आ जाए, हर एक चीज आप समझ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और अपना सपोर्ट बनाते रहिए और इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए एक्चुअली कि मैं क्या क्या चीजें आपके साथ बांट रहा हूँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन सारी चीजों को बर्दाश्त करते चलाते रहिए।